नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आइए आज हम और आगे देखते हैं फ्लाई व्हील, कार्बोरेटर जैसे और अदर इंजन पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रेडिएटर, तो हमने जो पढ़ चुके हैं। अब आइए बेड प्लेट के बारे में जानते हैं। क्रैंक केस के निचले भाग को बेड प्लेट कहते हैं। क्रैंक केस जहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लगाई जाती है उससे नीचे वाला हिस्सा जिसको हम क्रैंक केस बोलते हैं। बेड प्लेट को आपस में जोड़कर मजबूती लाने के लिए बेड बोल्ट लगाए जाते हैं। तो भाई इन दोनों को जोड़ करके जो है बेड बोल्ट के साथ इसको जोड़ा जाता है ताकि मजबूत किया जा सके। फिर है नेक्स्ट फ्लाई व्हील। यह क्रैंक शाफ्ट पर लगाया गया व्हील है जिसमें पावर स्ट्रोक के टाइम पर इसके अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है और जब क्लच जुड़ता है तब व्हील को चलाकर एनर्जी भेजी जाती है। तो भाई जब क्लच इसके साथ इंगेज हो जाता है तो फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट पर बनने वाली एनर्जी को आगे गियर बॉक्स क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स तक भेजता है। चलिए अब हम इसे एक वीडियो के जरिए समझते हैं कि फ्लाई व्हील किस प्रकार से काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको फ्लाई व्हील्स के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्लाई व्हील होता क्या है। फ्लाई व्हील एक सर्कुलर व्हील होता है और ये इंजन के क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है। ये इंजन के पावर स्ट्रोक के टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इंजन के जो बाकी स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इस टाइम पे इस स्टोर किए हुए मैकेनिकल एनर्जी को क्रैंक शाफ्ट में इंपार्ट करता है, उसे डिलीवर करता है। अब फ्लाई व्हील के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। फ्लाई व्हील एक सर्कुलर व्हील और डिस्क होता है। ये स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है। इसको क्लच मैकेनिज्म एंड फ्लूइड ड्राइव यूनिट में एज अ पार्ट भी यूज किया जाता है। आप इस इमेज में देख रहे हो कि फ्लाई व्हील के आउटर एज में टीथ कटा हुआ है और ये टीथ इलेक्ट्रिक क्रैंकिंग मोटर ड्रिवन पिनियन के टीथ के साथ मेश्ड होता है और ये आपस में मिलके इंजन के जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे क्रैंक शाफ्ट को सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए पावर को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोगों को फ्लाई व्हील का जरूरत क्यों होता है। एक 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन इनमें सिर्फ एक स्ट्रोक यानी कि पावर स्ट्रोक के टाइम पे ही इंजन से पावर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो स्ट्रोक्स है, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट प्रोसेस, उसको भी करने के लिए हम लोगों को पावर का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हम लोगों को एक ऐसा डिवाइस का जरूरत होता है जो कि इन रिमेनिंग स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए इंजन को पावर दे, ठीक है। यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है वो बंद नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे फ्लाई व्हील का यूज किया जाता है। फ्लाई व्हील पावर स्ट्रोक के टाइम पे जो इंजन जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है और बाकी के रिमेनिंग स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए इस स्टोर किए हुए पावर को क्रैंक शाफ्ट में डिलीवर करता है। अब फ्लाई व्हील के वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 स्ट्रोक इंजन के 4 स्ट्रोक में से सिर्फ हम लोगों को एक पावर स्ट्रोक के टाइम पे ही पावर मिलता है। बाकी के जो रिमेनिंग 3 स्ट्रोक है यानी कि इनटेक स्ट्रोक के टाइम पे एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम में एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम में एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकलती है। तो वो काम करने के लिए भी हम लोगों को पावर का जरूरत होता है। अब पावर स्ट्रोक के टाइम पे इंजन का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, और जो बाकी के रिमेनिंग 3 स्ट्रोक्स है उस टाइम पे इंजन का स्पीड स्लो होने लगता है। इंजन में फ्लाई व्हील लगे होने की वजह से फायदा ये होता है कि फ्लाई व्हील अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से पावर स्ट्रोक के टाइम पे इंजन का स्पीड अप जो होता है उसको रजिस्ट करता है और बाकी के जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं उस टाइम पे जो इंजन स्लो डाउन हो रहा है उसको भी रजिस्ट करता है। अब ये क्या करता है कि जब पावर स्ट्रोक के टाइम पे इंजन का स्पीड बढ़ रहा है उस टाइम पे ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बाकी के स्ट्रोक के टाइम पे जो इंजन का जो स्पीड कम हो रहा है उसको मतलब कि कंट्रोल कर लेता है, उसको कम नहीं होने देता और इस तरह से फ्लाई व्हील इंजन का रनिंग को एक कांस्टेंट स्पीड पे रखता है और जो कि एसेंशियल होता है स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑटोमोबाइल के लिए। अब फ्लाई व्हील के मेन फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये कांस्टेंट पावर आउटपुट प्रोवाइड कराता है और इससे क्या होता है कि जब जिस टाइम पे पावर का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको ये ऑब्जर्व करके कांस्टेंट पावर आउटपुट प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि ये इंजन का जो स्पीड है हर स्ट्रोक के टाइम पे कांस्टेंट रखता है। ठीक है, चारों स्ट्रोक के टाइम पे इंजन का स्पीड कांस्टेंट रहता है। देन जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द इंजन को स्टोर करता है और जब जरूरत होता है इंजन में इस एनर्जी का तो उसे ये डिलीवर करता है। अब फ्लाईव्हील के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसे ऑटोमोबाइल इंजन में यूज किया जाता है, रोलिंग मिल्स में इसका यूज किया जाता है, पंचिंग प्रेस में इसका यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर। इसे क्रैंक शाफ्ट की ड्राइव से चलाया जाता है कि भाई इसको जो है ना पावर क्रैंक शाफ्ट के द्वारा दी जाती है ताकि यह अपने आप को चला सके। पेट्रोल इंजन के मामले में गवर्नर का कार्य चार्ज पर नियंत्रण रखना और डीजल इंजन के मामले में ईंधन की मात्रा पर नियंत्रण रखकर इंजन के स्थिरांक की गति को बनाए रखना जब लोड की ज़रूरत बदलती है। तो भाई इसने बताया कि पेट्रोल गाड़ियों के अंदर ये क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है उसको हम ये क्या बता रहा है, चार्ज, उसको मिक्सचर के ऊपर कंट्रोल करता है, उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। और डीजल इंजन के मामले में ईंधन की मात्रा पर नियंत्रण रखकर इंजन की गति को बनाए रखता है। और भाई जो डीजल गाड़ियां हैं उनके अंदर क्या करता है, डीजल को उसके अंदर जाने के लिए, किसके अंदर, इंजन के अंदर जाने के लिए कंट्रोल करता है। क्यों? जब हमारी गाड़ी लोड और रोड के हिसाब से हमें चलानी होती है तो उसी हिसाब से यह डीजल को इंजन के कंबस्शन चैम्बर में भेजता है। ऊपर बताए गए पुर्जे आईसी इंजन के सभी प्रकारों में सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। कि भाई ये बता रहा है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो ये पुर्जे बताए गए हैं ये सभी के सभी इस्तेमाल किए जाते हैं इंजनों के अंदर। यहाँ हम कुछ ऐसे पुर्जों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसने बताया तो यह विशेष प्रकार के जो है पार्ट हैं, पुर्जे हैं, जिनका स्पेशली अलग तरह के इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का कार्य इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में हवा ईंधन के मिश्रण की एक समान आपूर्ति करना है। तो भाई जो कार्बोरेटर होता है वो क्या करता है, हवा और फ्यूल के मिक्सचर को एक समान मात्रा में तैयार करता है, उसको बनाता है वाल्व के अंदर। सिलेंडर में जाने वाला मिश्रण थ्रोटल वाल्व नामक एक विशेष वाल्व से नियंत्रित किया जाता है। तो भाई इसमें जो कंट्रोल करता है कार्बोरेटर के अंदर, जो कंट्रोलिंग का काम करता है वो क्या है, थ्रोटल वाल्व। आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कार्बोरेटर के अंदर कौन कंट्रोल करता है मिश्रण के ऊपर, तो आपको बताना है थ्रोटल वाल्व, जिसका वर्णन आगे के सूत्रों में किया गया है। तो भाई इसका जो है ना हम आपको एक वीडियो के जरिए कार्बोरेटर का जो किस प्रकार से काम करता है चलिए समझते हैं इसके बारे में। आज हम देखेंगे कि कार्बोरेटर कैसे काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बोरेटर का फंक्शन क्या है, कार्बोरेटर को कहां पर लगाया जाता है, कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और कार्बोरेटर कैसे काम करता है। शुरू करते हैं कार्बोरेटर के फंक्शन से। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में इनटेक स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर होता है जिसे चार्ज कहा जाता है। तो ये चार्ज मिक्स करने का और फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है कार्बोरेटर। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो एयर फिल्टर के बाद और इनटेक मैनिफोल्ड से पहले कार्बोरेटर को लगाया जाता है और कार्बोरेटर को एयर फिल्टर से एयर सप्लाई और फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई दी जाती है जिसे कार्बोरेटर नॉर्मली मिक्स करता है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो थ्रोटल बॉडी में एक चॉक वाल होता है, फिर आती है वेंचुरी और उसके बाद होता है थ्रोटल वाल। अब थ्रोटल बॉडी के साथ एक फ्लोट चैम्बर लगा हुआ होगा जिसमें एक फ्लोटिंग नीडल वाल होगा और उस चैम्बर में फ्यूल लाइन जो कि फ्यूल टैंक से आती है उसे अटैच की जाएगी। और फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी में एक फ्यूल जेट दिया जाएगा और उसी फ्लोट चैम्बर में से एक प्रेशर फीड लाइन दी जाएगी चॉक वाल के ऊपर जो कि पूरे चैम्बर का प्रेशर मेंटेन करेगी। अब एक आइडल लाइन दी जाएगी जो कि थ्रोटल वाल के सामने लगी होगी और उसी आइडल फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक आइडल कंट्रोल स्क्रू दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो थ्रोटल वाल्व के बाद इनटेक मैनिफोल्ड में इंजन के सक्शन स्ट्रोक के कारण
वैक्यूम जनरेट हुआ होगा, जबकि चॉक वाल के ऊपर जो एयर फिल्टर है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस किया जाएगा तब थ्रोटल वाल्व ओपन होगा और एयर फिल्टर में से एयर थ्रोटल बॉडी में जाएगी। अब वैक्यूम के कारण फ्यूल जेट में प्रेशर डाउन होगा और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्यूल जेट से फ्यूल थ्रोटल बॉडी में स्प्रे होगा। अब थ्रोटल बॉडी में फ्यूल एटोमाइज होकर एयर के साथ ब्लेंड भी होगा और एयर फ्यूल मिक्सचर बनाएगा। अब वेंचुरी की वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा प्रेशर से इंजन के अंदर जाएगा। जब आप चॉक लीवर को ऑपरेट करते हैं तब चॉक वाल पार्शियली क्लोज हो जाता है और एयर फ्लो को कम कर देता है, जिसके कारण फ्यूल के मुकाबले एयर का अमाउंट कम हो जाएगा और रीच मिक्सर फॉर्म होगा, जिसके कारण इंजन के स्टार्टिंग में मदद मिलेगी। अब एक्सीलरेटर पेडल को आप जब रिलीज कर देंगे तब थ्रोटल वाल क्लोज हो जाएगा, मगर स्टॉपर होने के कारण थोड़ी एयर थ्रोटल वाल में से रिलीज होगी और आइडल लाइन में से थोड़ा फ्यूल इंजन में जाता रहेगा, जिसके कारण इंजन आइडलिंग कर पाएगा। और इसी आइडलिंग के दौरान फ्यूल के अमाउंट को ज्यादा या कम करने के लिए आइडलिंग स्क्रू दिया होगा, जिसे आप टाइट या लूज करके इंजन का आइडल सेट कर सकते हैं। अब फ्यूल टैंक में से फ्यूल लाइन की बदौलत जो फ्यूल फ्लोट चैम्बर में आता है उस लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है फ्लोटिंग नीडल वाल्व, यानी कि जब फ्यूल का लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लोटिंग लेवल वाल्व जो सप्लाई है उसे कट कर देगा, जिसके कारण फ्लोट चैम्बर में एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल बना रहेगा। तो दोस्त चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। आपने देखा कार्बोरेटर के अंदर जो हवा और फ्यूल का मिक्सचर आता है उसको जलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? स्पार्क प्लग। तो हम स्पार्क प्लग के बारे में सीखेंगे। स्पार्क प्लग का कार्य पेट्रोल इंजन में संपीड़न पूरा होने के बाद मिश्रण को इग्नाइट करना है। मतलब कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है स्पार्क प्लग क्या करता है, उसके अंदर चिंगारी छोड़ता है, एक काफ़ी रिच चिंगारी छोड़ता है, जिससे जो बनाई गई पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है जो एक किस्म से भाप बन जाती है, गैस बन जाती है, उसके अंदर क्या होता है, आग लगाई जाती है। किसकी सहायता से? स्पार्क प्लग की सहायता से। आमतौर पर इसे सिलेंडर हेड पर लगाया जाता है। तो भाई ये कहाँ लगता है? सिलेंडर हेड के ऊपर लगाया जाता है। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसे केवल पेट्रोल इंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पार्क प्लग को कहाँ लगाया जाता है? सिर्फ पेट्रोल इंजनों में, न कि डीजलों में। चलिए हम इसको एक वीडियो के जरिए समझते हैं कि स्पार्क प्लग कैसे काम करता है और कौन कौन से स्ट्रोक हमारे इंजन के अंदर काम करते हैं। अभी आपने देखा कि स्पार्क प्लग किस प्रकार काम करता है। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं कि इंजन में और कौन सा पार्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूल इंजेक्शन पंप। यह डीजल इंजन में फ्यूल नोजल के जरिए ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप से हाई प्रेशर उच्च दबाव के साथ सिलेंडर बोर में कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान तेल को फ्यूल को भेजता है। कौन? फ्यूल इंजेक्शन पंप। चलिए इसको एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है। कि एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर के कम्बिनेशन से इंजन चलता है, लेकिन ये जो फ्यूल के साथ एयर को मिक्स करने की जो प्रोसेस है वो पहले तो कार्बोरेटर सिस्टम थी और अभी मोस्ट ऑफ द इंजन्स फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से चलता है। एक इंजन को एफिशिएंटली काम करने के लिए जो जो बातें ज़रूरी है उनमें से एक है प्रॉपर मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, और जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफ़ी बेहतर है।
ऑटोमाइजेशन जो है, ऑटोमाइजेशन मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, फ्यूल का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एयर के साथ बारीकी से मिक्सअप होने का प्रोसेस को ऑटोमाइजेशन कहते हैं। देखिए, फ्यूल अगर ठीक ठाक से एयर के साथ मिक्सअप ना होकर अगर एक बेहतरीन कंबस्टेबल मिक्सचर ना क्रिएट करे तो क्या होगा? तो फ्यूल ठीक से बर्न नहीं होगा, नहीं ठीक ठाक से जलेगा, तो कार्बन डिपॉजिट होगा, जो इंजन के लिए तो अल्टीमेटली अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ फ्यूल ठीक से प्रॉपरली बर्न नहीं होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बहुत ही हानिकारक गैस एग्जॉस्ट से निकलता है, जो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या बेनिफिट है ऐसा जो कार्बोरेटर इंजन से बेहतर बनाते हैं? नंबर 1, कोल्ड स्टार्ट में एक एफआई इंजन बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाते हैं। एफआई इंजन इस मामले में बहुत ही कारगर साबित होता है। नंबर 2, एफआई इंजन और भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। नंबर 3, थ्रोटल रिस्पॉन्स एफआई इंजन में बहुत ही बेहतर है, क्विक थ्रोटल रिस्पॉन्स है। नंबर 4, फ्यूल डिलीवरी बहुत ही समान मात्रा में होता है, बहुत ही कंसिस्टेंट होता है। सपोज़ कि मल्टी सिलेंडर इंजन है, जैसे कि बेसिकली कार इंजन में होता है 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, कुछ भी हो, तो ये सब इंजन में हर एक सिलेंडर में फ्यूल डिलीवरी एकदम कंसिस्टेंट होता है, जो कार्बोरेटर वाला इंजन में उतना कंसिस्टेंट नहीं होता है। ये फ्यूल डिलीवरी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या होता है? ऐसा केसेस में हर एक सिलेंडर में इक्वली पावर प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं इंजन का बैलेंसिंग को अफेक्ट करता है। अब ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए इसका बेसिक्स कुछ समझ लेते हैं। एक फ्यूल पंप होता है जो फ्यूल टैंक जो है उसमें ही फिटेड रहता है, तो उसका काम होता है कि फ्यूल को फ्यूल टैंक से निकाल के जो हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप में भेजना। तो वो जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप है वो विथ हाई प्रेशर फ्यूल को फ्यूल रेल में भेजता है। जैसे कि सारे फ्यूल इंजेक्टर्स फ्यूल रेल से ही जुड़े रहते हैं, इसलिए वो फ्यूल विथ हाई प्रेशर इंजेक्टर्स में आते हैं। अब फ्यूल इंजेक्टर्स इलेक्ट्रिकली ईसीयू से कनेक्टेड रहता है। ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो जब जिस सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट करने की ज़रूरत होता है, ईसीयू इलेक्ट्रिकली सिग्नल भेजता है इंजेक्टर को, और इंजेक्टर फ्यूल को कंबस्शन चैम्बर में इंजेक्ट कर देता है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि जो पेट्रोल इंजन है और जो डीजल इंजन है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल भेजा जाता है वो उतना प्रेशर से नहीं भेजा जाता है, और डीजल इंजन में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से डीजल को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि डीजल जो है वो उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही भारी है, और पेट्रोल है वो एकदम वोलेटाइल है, उसको उतना प्रेशर से नहीं इंजेक्ट करने का ज़रूरत होता है और डीजल को करना पड़ता है। तो और भी बहुत सारे बातें हैं जो इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।